चल, तो इसको अलग से क्यों पढ़ रहे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क तो ऐसे ही होगा, है ना, बट थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको आइडिया आ जाएगा जैसे जैसे सवाल बनेगा, और जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे आपको और आइडिया आ जाएगा। तो सवाल तो अपने पास बहुत कम है कि नहीं, सवाल तो अपने पास बहुत कम है। तो उसी में से एक सवाल आपको याद आ रहा होगा, इरोडोव का शायद 1.82 था, ठीक है। नहीं याद आ रहा तो हम आपको याद दिला देते हैं। एक वेज था, ठीक है, इसको बोल दो M2 मास या कैपिटल M बोल दो। इस पे एक ब्लॉक था स्मॉल m, ठीक है। यहां पे एक पुली था, ठीक है, ये से दीवार था, है ना, कुछ याद आ रहा। उसमें हम लोग इसका एक्सेलेरेशन निकाले थे। क्या निकाले थे? एक्सेलेरेशन निकाले थे, ठीक ठीक, इसका एक्सेलेरेशन निकाले थे। यहां पे मेरा इंटरेस्ट इसका एक्सेलेरेशन निकालने में नहीं, मेरा इंटरेस्ट क्या है वो हम आपको बताते हैं पहले, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट है कि अच्छा उसमें इसका एक्सेलेरेशन निकाले थे, इसका एक्सेलेरेशन निकाले थे, याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है। मेरा इंटरेस्ट है कि ये जब x खिसकेगा तो ये भी कुछ खिसकेगा, ये भी डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से। ये तो आप देख भी सकते हो, है ना, ये भी, ये इसके रिलेटिव ऐसे स्लाइड कर रहा होगा, है कि नहीं। ग्राउंड का रिलेटिव अलग बात है, बट इसके रिलेटिव तो ऐसे ही मूव कर रहा होगा, और ये इधर मूव कर सकता है, और तो कुछ नहीं होगा। कंस्ट्रेंट याद है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मेरा सवाल है कि जब ये x मूव किया, कितना मूव किया? x, तो इन दोनों के बीच जो नॉर्मल लग रहा है उसका वर्क डन बताना, और टेंशन का वर्क डन बताना सिस्टम पे। किस पे बताना है? सिस्टम पे, टोटल वर्क डन। इसका मतलब कि अगर हम इसको सिस्टम ले लें, इसको, ये दोनों ब्लॉक और ये, ठीक है, ये मेरे सिस्टम का हिस्सा, ये मेरे सिस्टम का हिस्सा है। तो इस पे टेंशन का टोटल वर्क डन बताना है, और इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल एक्ट कर रहा है उसका टोटल वर्क डन बताना है। कोई दिक्कत? ट्राई कर सकते हो। एक चीज हम आपको बता देते हैं, अभी बता देते हैं, हिंट दे देते हैं सिंपल सा, ठीक है, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। टेंशन का वर्क डन एक पार्टिकल पे पॉजिटिव हो सकता है, एक पे निगेटिव भी हो सकता है, बट जब भी टोटल इंटरनल टेंशन का टोटल वर्क डन निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। उसी तरह जब इंटरनल नॉर्मल का टोटल वर्क डन निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका हिंट आपको दे देते हैं एक छोटे से एग्जांपल से, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ये सब बंधा हुआ M1 M2, ठीक है, इसमें टेंशन T, मासलेस है, इसमें भी टेंशन T। तो ये मान लो अगर x ऊपर जाएगा तो इसको x नीचे आना पड़ेगा। ये कहां से आ गया सर? कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट। तो टेंशन का वर्क इस पे क्या होगा? Tx, अरे फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0, और टेंशन का वर्क इस पे क्या होगा? टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस Tx। टोटल कितना आ गया? टोटल क्या आ गया? जीरो। हाँ, इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव है, बट टोटल सिस्टम पे क्या है? जीरो। सिस्टम पे टोटल वर्क डन क्या है? जीरो है। कोई परेशानी किसी को? इसी तरह नॉर्मल का भी हम प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखो, दो ब्लॉक है M1 M2, M1 M2, इसको मान लो F4 से पुश कर रहे हो, तो इस पे नॉर्मल इधर लगेगा और इस पे नॉर्मल इधर लगेगा। अच्छा, साथ साथ दोनों डिस्प्लेस होगा तभी तो नॉर्मल लगेगा, अदरवाइज कांटेक्ट छूट जाएगा। तो मतलब अगर ये x मूव करेगा तो ये भी x मूव करेगा। तो देखो, इस पे वर्क डन नॉर्मल का माइनस nx होगा, और इस पे n और x एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस nx हो गया। टोटल कितना आ गया? जीरो। आ गया? अरे आ गया पक्का। इसमें भी हिंट हम आपको दे सकते हैं, नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा। इस पे नॉर्मल इधर और इस पे नॉर्मल इधर, इस पे नॉर्मल इधर और इस पे नॉर्मल इधर। अच्छा, इस डायरेक्शन में दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अरे
इस डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर एक के रिलेटिव दूसरा मूव कर गया तो कांटेक्ट छूट जाएगा। ऐसे मूव कर सकता, अरे इस पे बैठ के देखोगे तो ये इधर मूव करता हुआ दिखेगा, इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा, टोटल वर्क डन कल याद आ रहा है? dw टोटल बराबर फोर्स डॉट dsa माइनस dsb। ये क्या था? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अरे अरे है ना, अरे है ना। अच्छा आप बोलोगे सर इसके रिलेटिव इधर तो डिस्प्लेस हो रहा है, अरे हो रहा है ना, तो उसके कारण वर्क होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि cos 90 हो जाएगा। अरे तो डिस्प्लेसमेंट का वही कंपोनेंट काम में है ना जो फोर्स के अलॉन्ग है। हे भगवान, हे भगवान, fs cos थीटा पढ़े हो बच्चा में, तो डिस्प्लेसमेंट का वही कंपोनेंट काम का जो फोर्स के अलॉन्ग है। तो फोर्स के अलॉन्ग तो कोई भी फोर्स के अलॉन्ग ये डिस्प्लेसमेंट है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के अलॉन्ग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। अरे है कि नहीं है? अरे भगवान, उसको चक्कर आ रहा देखो, ठीक है ना। तो फोर्स के अलॉन्ग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ऑब्वियसली वर्क डन 0 हो जाएगा टोटल। लेकिन टोटल, ये टोटल वर्क डन था, है ना। हाँ, एक पे पॉजिटिव हो सकता है, एक पे निगेटिव हो सकता है, लेकिन टोटल वर्क डन तो 0। समझ में आ रहा है? पक्का। ये तो हम शॉर्ट में प्रूफ किया, आपको अच्छे से प्रूफ करना है कि ये इन दोनों के बीच जो नॉर्मल लग रहा है उसका वर्क डन 0 है, और ये जो टेंशन है उसका भी सिस्टम पे नेट वर्क डन 0 है। ट्राई करो। फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा ये तो श्योर हो आप। अरे टोटल वर्क डन जो होता है एक्शन रिएक्शन पेयर का, वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ये तो श्योर हो ना, ये तो कल प्रूफ कर चुके हैं, है ना। अब हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वो जो फिक्स नंबर है, फ्रेम इंडिपेंडेंट नंबर है, उसका वैल्यू 0 है ना, उसका वैल्यू 0 है। किसके लिए? टेंशन और नॉर्मल के लिए, टेंशन और नॉर्मल के लिए। तो ट्राई करो जल्दी से। इसको पता है कि जाना कहां, ये श्योर है कि इसको IIT नहीं जाना, ITI जाना है। चल, अरे सवाल बना, सवाल छोड़ के सब कुछ हो गया है कि नहीं? गधा कहीं का। इधर देखो, अगर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाने नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत है, हम नहीं समझा सकते। इसके रिलेटिव मान लो ये इधर खिसका होगा d, कितना खिसका होगा? d, इसके रिलेटिव, और ये खुद कितना खिसका होगा? x। अरे है ना, तो बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि ये x और ये d बराबर होगा। बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि x और d बराबर होगा, प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। नहीं याद है तो देखो, इस पे बैठ जाओगे तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। ये अगर x शिफ्ट होगा तो ये रस्सी x से छोटा होगा, तो इसको x से नीचे जाना पड़ेगा। अरे हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाओगे, किसका? बड़े वाले मास का, तो वो ऐसे होगा x, और छोटे वाले मास का जब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनाओगे तो एक x इधर और एक x इधर। ये कैसे हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। कहां से आ गया? नेट मोशन। कहां से आ गया? नेट मोशन। देखो कितना पीछे चलेगा, है ना। तो नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाए। अबे ये बता चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। ठीक है, नहीं याद आया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन। नहीं याद आ रहा तो वेलोसिटी से याद करो, उसको एक बार इंटीग्रेट कर लेना, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएट कर देना, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। गधा। चल इस पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं? इस पे, इस ब्लॉक। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल कैसे लग रहा है? ऐसे। अरे लग रहा है, हे भगवान, ऐसे ही लगेगा ना नॉर्मल। इन दोनों के बीच का नॉर्मल बोल रहे हैं, नॉर्मल इज ऑलवेज पुशिंग इन नेचर, तो कुछ ऐसे लगेगा n। अरे होगा ये एंगल थीटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ये कौन सा फिजिक्स था बे, मतलब मैथ था?
थीटा 90 माइनस थीटा और ये थीटा। अबे जेड का एंगल ऑल्टरनेट एंगल सेम होता है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, बीच का एंगल पता है। फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, बीच का एंगल पता है। अबे कोई रहे, इधर देख, फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, बीच का एंगल पता है, तो क्या नॉर्मल का वर्क निकाल सकते हो? अरे वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन वेज, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन वेज बराबर एन एक्स कॉस 90 माइनस थीटा विच विल बिकम साइन थीटा। देखना सिर्फ कुछ गड़बड़ ना करें, ठीक है। ये नॉर्मल का वर्क डन किस पे आया? वेज पे आया, ठीक है। अच्छा नॉर्मल इस पे भी एक्ट कर रहा होगा, इधर चल यहां तक में कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा नॉर्मल का वर्क अब इस पे निकालें, नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा, अरे लग रहा होगा, हाँ ब्लॉक पे। अच्छा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट है, एक इधर और एक इधर। इस कंपोनेंट का वर्क में कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के परपेंडिकुलर। डिस्प्लेसमेंट का ये जो कंपोनेंट है वो फोर्स के परपेंडिकुलर, तो वर्क में उसका कोई रोल नहीं आएगा, सिर्फ इसका रोल आएगा, है ना। ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, एन एक्स, तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू एन एक्स कॉस 90 प्लस थीटा, समझ में है, माइनस एन एक्स साइन थीटा। नेटवर्क कितना आ गया? नेटवर्क डन कितना आ गया? 0। अब एक बार टेंशन का ट्राई करोगे, अब टेंशन का ट्राई करोगे 0 निकालने का। एक बार इस पे निकाल लेना टेंशन का वर्क डन, और फिर इस पे निकाल लेना। देखो इस पे टेंशन कैसे लग रहा होगा, इस वेज पे, एक इधर और एक इधर, और इस पे टेंशन इधर। अरे लगेगा। अब निकालने की कोशिश करो एक बार खुद से, है ना। इस पे निकालोगे कुछ वर्क आएगा, इस पे निकालोगे कुछ वर्क आएगा, लेकिन ओवरऑल उनका नेट 0 आएगा। ट्राई करो जल्दी से। मतलब इनको परेशानी आ रही है भी हमको पूछना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम है, अरे है ना, और ये इस पे लगने वाला फोर्स है। तो dw को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट, उस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी तो लिख सकते हो dr1 प्लस dr2 प्लस dr3, लिख सकते हो, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का सम, और फिर अलग अलग डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। तो जो डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा वो वर्क कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर है वो कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? 0। और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस, यहां पे आ गया ना, दिस प्लस दिस। तो डॉट प्रोडक्ट में एक बार इसके साथ होगा फिर इसके साथ, तो जो परपेंडिकुलर है उसका साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट उसको छोड़ दिए थे। तो इसमें परेशान क्या होना, और परेशान भी हुआ तो पूछना आपको पड़ेगा। यहाँ पे पता चला जब बोले कोई दिक्कत नहीं सर, हम पूछे मनीष कोई दिक्कत? हाँ सर, गधा, दिक्कत भी पहले हम पूछे। देखो पहले ब्लॉक का बना ले, ब्लॉक पर टेंशन इधर T। अच्छा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर x और इधर भी x, अरे है ना। तो इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर इसके साथ भी ले लेंगे, फिर जोड़ देंगे, है ना। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक क्या हो जाएगा? ये तो माइनस TX होगा, अरे टेंशन इधर है, x इधर है, cos 180 आएगा, पता नहीं cos 180 आएगा। अच्छा इसके लिए क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लेते हैं फोर्स के अलावा, तो x cos थीटा, t के अलॉन्ग ही है तो tx cos थीटा, tx
कॉस थीटा। ये है वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक। वेज का बना है, वेज पे टेंशन इधर टी और इधर टेंशन टी, वेज का डिस्प्लेसमेंट इधर एक्स, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन वेज इसके साथ टी एक्स, और ये देखो इस टेंशन का भी निकालना है ना, तो ये x और ये t, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो क्या बचेगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो टी एक्स कॉस 180 माइनस थीटा, दैट कम्स आउट टू बी माइनस कॉस थीटा। नहीं समझ में आ रहा, फिर से बनाते हैं। इस टेंशन के देखो, ये टेंशन इधर है और एक्स इधर है, अरे ये है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा, ऐसे भी सोच सकते हो। तो माइनस टी एक्स कॉस थीटा, असल में कॉस 180 माइनस थीटा लिखे हैं प्लस में, है ना, टी एक्स कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा टी एक्स माइनस टी एक्स कॉस थीटा। नेट वर्क डन निकालो, नेट वर्क डन निकालो, जीरो आ गया क्या, पूरे गजब। तो टेंशन का वर्क डन हमेशा सिस्टम पे क्या होगा, जीरो होगा, है ना, टेंशन का वर्क डन हमेशा सिस्टम पे क्या होता है, जीरो होता है। अब इसी को यूज करके एक ट्रिक भी बना लेते हैं कंस्ट्रेंट का, हम नहीं पढ़ाए आपको बट बता देते हैं आप, है ना, अब बता देते हैं कि टीचर लोग वो ट्रिक सिखाते हैं, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। देखो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बोलता है। आप जानते हो कि टेंशन का टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन, हाँ होगा ना। तो मान लो ये ऊपर गया x1 और ये नीचे आया x2, अरे कंस्ट्रेंट निकाल रहे हैं यूजिंग मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। अब नहीं पता कि वो काम कर रहा है कंस्ट्रेंट, अब कंस्ट्रेंट हम सॉल्व कर रहे हैं फिर से, और वही रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं लोग, ठीक है। तो ये टेंशन ऊपर कितना आ रहा है t, और इस पे भी t, और हम सीख चुके हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क में कि नेट वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो, तो इस पे वर्क डन हो जाएगा tx1 और इस पे जीरो, अरे होगा, अरे होगा, अरे होगा, अरे होगा, क्या हो गया, क्या हो गया, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट, ठीक है। अब यहीं से लोग रट लेते हैं कि एक्सेलरेशन का रेशियो टेंशन के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, वो भी दिखा दे, अरे एक्सेलरेशन का रेशियो टेंशन के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए बोलते हैं ट्रिक कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा वाला किए सॉल्व, ये ऐसे रस्सी, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और यहाँ फिक्स है, ठीक है। तो आपको याद होगा, हम डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं, ये अगर x से नीचे जाता तो ये 2x से ऊपर जाता है, कॉपी पलट के देख लेना, ठीक है। यानी इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका 2a होगा, अरे इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा तो इसका 2a होगा, कंस्ट्रेंट वाला कॉपी पलट के देखना। और ध्यान से देखो तो इस पे टेंशन t है और इस पे 2t, इस पे टेंशन t है और इस पे
2t है तो इसका एक्सीलरेशन अगर a है तो इसका 2a। टेंशन कम तो एक्सीलरेशन ज्यादा, और टेंशन ज्यादा तो एक्सीलरेशन कम। अरे है ना, अरे है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। अरे T1 बटा T2 बराबर A2 बटा A1। अब ये कहां से आया, इसको भी आप इससे निकाल सकते हो, इसको भी आप इससे निकाल सकते हो। निकाल के दिखाएं क्या? अच्छा बिल्कुल। इस पे टेंशन T, इस पे 2T, ये मानो x1 गया और ये x2 गया। अरे गया, नेट वर्क डन 0 होगा। Tx1 माइनस 2Tx2 बराबर 0। एक बार डिफ्रेंशिएट करो, Tv1 माइनस 2Tv2 बराबर 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, A1 बराबर 2A2। अभी तुरंत यही निकाल लेते, कर लो। 34 नंबर, 34 ABCD है ना, ABCD है ना 34 में, कर लेना। हम नहीं बोलेंगे फालतू का चीज करने का, मतलब बता दिए कि आपको ही नहीं लगे कहीं पढ़ लो इधर उधर, है ना। कोटा से कोई आपका दोस्त आए, उसके कॉपी में देख लो मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, और आके हमको बोलो सर आपको नहीं आता था ना। मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं, इससे बेटर मेथड तो आपको बताएं। इससे बेटर मेथड तो हम आपको बताएं कंस्ट्रेंट बिल्कुल तरीके से, जहां पे कभी गलती होने का कोई गुंजाइश है। ठीक है, आप सोच लो, आपको लगे इसमें नहीं है गुंजाइश तो आप इससे बना लो। अरे आपको लगे कि इसमें गलती का गुंजाइश नहीं है आपके लिए तो आप इससे बना लो। अच्छा, अभी तक कंक्लूजन क्या आया? टोटल वर्क डन बाय टेंशन एंड टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द सिस्टम इज 0। लिख लो, है ना। टोटल, टोटल मतलब क्या होगा? एक्शन रिएक्शन दोनों का, है ना। टोटल वर्क डन बाय इंटरनल नॉर्मल एंड टेंशन इज ऑलवेज 0। टोटल, टोटल, है ना। सिस्टम पे टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। किसी एक पे पॉजिटिव हो सकता है, किसी दूसरे पे निगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल सिस्टम पे क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा, 0 ना लायक, 0 0 0। समझ में आया? तो 3 फोर्स हमको ऐसा मिला, 3 फोर्स नहीं बोलो, 2.5 फोर्स ऐसा मिला है जिसका टोटल वर्क डन हमेशा 0 आता है। हाँ, टेंशन, नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन। अबे तो फ्रिक्शन 2 होता है ना, स्टैटिक और काइनेटिक, तो आधा स्टैटिक आधा काइनेटिक। समझ में आया? मैकेनिक्स में हम लोग कितना फोर्स पढ़ते हैं? 5, है ना। टेंशन, नॉर्मल, mg, वेट और mg सेम ही होता, मार देंगे एक घुसा। फ्रिक्शन, स्प्रिंग। अरे समझ में आया? तो उसमें 2.5 फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या आएगा? सिस्टम पे हमेशा टोटल वर्क डन। हमेशा जब भी फोर्स का वर्क डन पूछे तो ऑब्वियसली उसका दोनों पेयर लोगे ना आप। हम बोले कि फ्रिक्शन का वर्क डन तो आप ऑब्वियसली ऊपर ब्लॉक नीचे ब्लॉक दोनों पे लोगे ना। अरे है ना, फ्रिक्शन का वर्क डन बोले तो हम थोड़ा बोलेंगे फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक, फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक, हम सिंपली बोले फ्रिक्शन, तो दोनों पे लोगे। तो टोटल वर्क डन सिस्टम पे हमेशा 0 होगा। किसका किसका? नॉर्मल, टेंशन, स्टैटिक फ्रिक्शन, 2.5 फोर्स का वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो लिख लो जल्दी से। चलो अब हम लोग करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लो एक पार्टिकल है, किसी पाथ पे चल रहा है, ठीक है। इस पे नेट फोर्स मान लो यहाँ कुछ ऐसे लग रहा है, नेट फोर्स है। ये क्या है? नेट फोर्स, मतलब इस पे लगने वाला हर फोर्स का सम, वेक्टर सम। कोई दिक्कत? इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ds। क्या हुआ? ds। ठीक है, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो इस वर्क का, इस फोर्स का छोटा सा वर्क डन क्या लिख सकते हो?
एफ डी एस, अरे लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो। अच्छा ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, ds और f का कंपोनेंट जो ds के अलॉन्ग है ना, अरे इसको ऐसे लिखोगे ना, f cos थीटा ds है ना, f का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग। अच्छा इसको लिखा ऐसे भी जा सकता है मैथमेटिकली, एफ डी एस कॉस थीटा, लिखा इसको ऐसे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कॉस थीटा आप इसके साथ रखो या कॉस थीटा इसके साथ रख लो, क्या दिक्कत है तो नंबर है, तो स्केलर, तो स्केलर आप इधर रखो या उधर रखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे हिसाब से फिजिक्स में इसी का मीनिंग है, उसका कोई खास मीनिंग नहीं है। मैथ्स के तरह से सॉल्व करने के लिए हम उसको यूज करेंगे, हो सकता है उसका मीनिंग भी हो, हमको नहीं पता। हाँ इसका मीनिंग हम अभी समझा देंगे, इसका मीनिंग हम समझा देंगे, है ना। अच्छा ध्यान से देखो तो f का कंपोनेंट जो ds के अलॉन्ग, ds के अलॉन्ग बेसिकली टेंजेंशियल फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट ds मतलब क्या है, टेंजेंट के अलॉन्ग, तो फोर्स का कंपोनेंट जो टेंजेंट के अलॉन्ग है, यानी इसको आप लिख सकते हो f टेंजेंशियल ds, अरे लिख सकते हो f टेंजेंशियल ds। अच्छा ये बताओ, f टेंजेंशियल को लिख सकते हैं हम m dv बाई dt, m dv बाई dt, क्यों, क्योंकि ये हो गया मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन विच इज dv बाई dt, नॉट dv वेक्टर बाई dt। अंतर समझ में आ रहा है? अच्छा इंटू ds, इसको आप चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, dw इधर आने दो, ये हो जाएगा m dv। अच्छा ds बाई dt स्पीड, अरे स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी हो गया m v dv, m ds बाई dt इज v और dv, इंटीग्रेट करो, ये आएगा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। अच्छा ये जो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम अभी डिराइव कर रहे हैं, ये सिंगल पार्टिकल के लिए, ये किसके लिए, सिंगल पार्टिकल के लिए। फिर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे भी करेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर सिंगल पार्टिकल, है ना, लिख लो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम हाँ उसमें लिखा हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, किताब में ये लिखा हुआ ना। हाँ बिल्कुल, एनर्जी बहुत वास्ट चीज है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी सब आता है। अब यहाँ बात ही काइनेटिक एनर्जी की कर रहे हैं, इसलिए इसका प्रॉपर नाम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ही होना चाहिए, है ना। कहाँ हम इसमें थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाँ बुक में लिखा रहता वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। WT टोटल वर्क डन इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2। मान लो इनिशियल स्पीड क्या था u और फाइनल स्पीड क्या था v। अब इंटीग्रेशन तो आता है, ठीक है। दैट मीन्स टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल, टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल। अच्छा सिंगल पार्टिकल में तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का कोई मतलब होता नहीं, जो है बाहर से ही लग रहा है वो पार्टिकल है ना सिंगल। तो टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू, हाफ बाहर ले लो, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। इस चीज को एक नाम दे दिया गया, हाफ m स्पीड के स्क्वायर को एक नाम दे दिया गया, इस फिजिकल क्वांटिटी को एक नाम दे दिया गया, इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर इसका मतलब ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अरे है ना, हाफ m स्पीड का स्क्वायर,
तो हाफ m फाइनल स्पीड का स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ m इनिशियल स्पीड का स्क्वायर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। खत्म। टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल, टोटल वर्क डन मतलब हर फोर्स का वर्क लिखना है। ये मत सोचना कि एक का वर्क लिख दिए और उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर कर दिए, पता चला दूसरा और फोर्स था तो सब गड़बड़ आ जाएगा, है ना। तो जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं तो W टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखने का। दिस इज टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कब बदलेगा? जब मास बदलेगा और जब स्पीड बदलेगा। तो मास, वेरिएशन ऑफ मास बहुत ज्यादा हम लोग को पढ़ना है नहीं, तो हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी कब बदलेगा? ध्यान से सुनना, जब स्पीड चेंज होगा। और स्पीड को कौन चेंज करता है? फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट। अरे करता है, अरे करता है, अरे है ना। तो इसीलिए हम बोले थे कि मेरे लिए ये वाला फॉर्म ज्यादा अच्छा, अरे है ना। वर्क करने के लिए कौन जिम्मेदार है? फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट है। दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यही वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो स्पीड बदलेगा और दैट मींस काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया? वर्क मतलब क्या हुआ? टोटल वर्क मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कौन लाता है? फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट, है ना। इसलिए तो मेरे लिए ये वाला फॉर्मेट, इसका मतलब हमको समझ में आता है। बेटर नहीं है, मतलब हमको इसका मतलब समझ में आता है, इसका मतलब हमको समझ में नहीं आता, बट मैथमेटिकली हम उसको भी यूज कर सकते हैं, है ना। या तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग ले लो, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलॉन्ग ले लो। वर्क दोनों केस में आएगा, बट हाँ इसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि देखो वर्क डन इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कौन लाता है? फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो इसलिए मेरे लिए ये वाला फॉर्मेट जो है जिसका मतलब हमको समझ में आता है ना। इसका भी कुछ मतलब होता होगा, हमको समझ में नहीं आता। किसी को आता होगा तो समझा देना। चल ओए, कर लिए बकवास। एक दो छोटा छोटा सवाल कर लें, फास्ट करें, फास्ट करेंगे लेकिन बिल्कुल फास्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये ब्लॉक है यहां, ठीक है। m मास का है, इसको छोड़ दोगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो स्लाइड करेगा। अरे स्लाइड करेगा। ये हाइट मान लो h है, क्या है? h है, ये लेंथ हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये ब्लॉक जब यहां आ जाएगा तो इसका स्पीड बताना। तो हम आपको बताएं, देखो स्पीड आप ऐसे ही बता सकते हो, इसका एक्सेलेरेशन निकाल लो, एक्सेलेरेशन निकल गया तो यहां से आने का टाइम निकाल लो, उससे स्पीड निकल जाएगा फाइनल। बट हम आपको तभी बताए थे कि एनर्जी मेथड कब लगाना ज़्यादा यूजफुल है, जब टाइम का फैक्टर मिसिंग हो और आपको लगे कि एनर्जी से बन जाएगा और न्यूटन्स लॉ से भी बन जाएगा। तो बेटर कौन सा है? न्यूटन्स लॉ नहीं, एनर्जी, एनर्जी, है ना। देखो एनर्जी से बना के दिखाते हैं तुरंत। जब ये यहां से यहां जा रहा, जब ये यहां से यहां जा रहा है तो इस पर सिर्फ दो फोर्स काम कर रहा है, एक नॉर्मल और एक mg। mg और नॉर्मल फोर्स का बात कर रहे हैं, mg साइन थीटा, ये घुसा मारेंगे। अपनी मर्जी से कंपोनेंट लिया, हम एक्सिस बदल देंगे तो कंपोनेंट वही रहेगा, गधा। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से कोई मतलब ही नहीं है आप में से किसी को, इस पे दो ही फोर्स लग रहा, mg और नॉर्मल, mg और नॉर्मल। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे मान लेते हैं इसका स्पीड क्या हो गया? v। अरे हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m0 स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलते जाना, अभी सिखा रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है इतना टाइम लग रहा है। एक लाइन में आंसर आता, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा। पता क्यों? क्योंकि नॉर्मल हर जगह पाथ के परपेंडिकुलर है,
और वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh होगा। आपको बता चुके हैं किसी भी पाथ से अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कितना नीचे गया या कितना ऊपर गया। नीचे गया तो प्लस mgh, ऊपर गया तो माइनस mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर, v बराबर अंडर रूट 2gh, खत्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एच हाइट से कोई भी चीज गिरता है तो उसका रफ्तार इतना ही होता है, रूट अंडर 2gh। किसी भी चीज को ऐसे छोड़ दोगे ना तो वो एच हाइट नीचे जाता है तो रूट 2gh होता है, फ्री फॉल में पड़े होगे। ठीक है, इसीलिए आपको देखा देखा लग रहा है। हाँ बोल, अगला एक क्वेश्चन करो बस छोटा सा। एक 200 ग्राम का बॉल है, ठीक है, इसको ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से फेंके। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक, 20 मीटर पर सेकंड से फेंके, ठीक है। इस बॉल को कितने से फेंके हैं? 20 मीटर पर सेकंड से। तो और ये हमको दिखा कि 18 मीटर पे जाके रुक गया। कितने पे? 18 मीटर पे। तो बताना है वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस। टाइम का फैक्टर नहीं हो तभी तो वर्क एनर्जी से जाना है। अरे एक बॉल है, 200 ग्राम का बॉल है, रुक गया, अब हवा में टिक नहीं गया, फिर वापस आएगा। समझ में आया? कैलकुलेट करोगे अगर सिंपली ये मान के कि एयर ड्रैग नहीं है तो देखो ये 20 मीटर जाना चाहिए। इसको कितना जाना चाहिए? 20 मीटर। अरे कैसे? एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। तो वहां से कैलकुलेट करो 20 मीटर, लेकिन जा कितना रहा? 18 मीटर। मतलब पक्का कोई ना कोई फोर्स होगा। 20 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो अगर जो आप अभी तक मान के चले थे कि एयर ड्रैग नहीं है तो 20 मीटर जाएगा। कैसे? 20 हाँ, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय 2g होता है, तो 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 10, तो एक 20 से 20 मर जाएगा, बचेगा 20। यानी अगर एयर ड्रैग नेग्लेक्ट करके चलते और बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंकते तो 20 मीटर ऊपर जाता। कितना गया? मतलब एयर ड्रैग है तो वो कुछ वर्क किया होगा, और किया होगा तो कितना किया हो। शुरू हो जाए। पहले तो ऐसे ही अगर आप थोड़े से समझदार हो तो आपको सोचना चाहिए कि एयर ड्रैग का वर्क पॉजिटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि एयर ड्रैग बिल्कुल काइनेटिक फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है। हीट में जाएगा, हीट में जाएगा मतलब निगेटिव आएगा। समझ में? समझ में? चलो, जानते हो वर्क एनर्जी थ्योरम में जनरली ऐसे फोर्स का वर्क आपसे पूछेगा जिसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ड्रैग फोर्स, आप में से तो बहुत को उसको पता भी नहीं होगा, है ना। हमको भी नहीं पता है एग्जैक्ट वैल्यू ड्रैग फोर्स का कैसे काम करता है। अलग अलग शेप के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है ना। तो जनरली वो ऐसे फोर्स के लिए वर्क पूछेगा जो खतरनाक है ना। और वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी मेथड अभी आगे भी सीखेंगे, तो देखना हम हमेशा वैसे फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने से बचाएंगे खुद को कि जो टफ हो। सर क्या करेंगे? तो हम जानते हैं टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये बॉल ऊपर जा रहा, ध्यान से सुनना, जब ये बॉल ऊपर जा रहा तो इस पे दो फोर्स लग रहा, एक तो mg और दूसरा एयर ड्रैग। ये तो श्योर है। अरे ये तो श्योर है। अच्छा, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, मतलब जो भी वर्क किया होगा यही दोनों फोर्स किया होगा। नहीं समझ में आया? जो भी वर्क किया होगा यही दोनों फोर्स किया होगा। तो नेट वर्क डन बाय ड्रैग प्लस नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या लिखे हैं? हाफ mv स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि रुक गया। अच्छा, ड्रैग का वर्क डन निकालना है ना, इसको छोड़ दो, mg का निकाल दो। mg का वर्क डन बहुत आसान है। अगर h हाइट ऊपर गया तो mg का वर्क डन नेगेटिव में होगा। अरे होगा, तो वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस 0.5
2 इंटू 10 इंटू 18 बराबर, ये कितना आ रहा है? 40 आएगा ना, -40। और ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 18 दूनी 36 ही आ रहा ना, तो ये इधर चला जाएगा। वर्क डन बाय ड्रैग कितना आ गया? -4 जूल, -4 जूल। -4 जूल। कोई दिक्कत? दो कम बोला था कि 6 ज्यादा बोला था? नहीं, दो कम बोला था कि 6 ज्यादा बोला था? जोर घटा भी नहीं आता। चल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है, लिख लेना, ठीक है? वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम, वो सिंगल पार्टिकल के लिए था। अब इसको हम सिस्टम के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। किसके लिए? सिस्टम के लिए। मान लो 3 ही पार्टिकल अभी लेते हैं, ए बी सी, ठीक है? ए बी सी। इसमें इंटरनल फोर्सेस भी होंगे और मान लो सिस्टम पे बाहर से भी फोर्स लग रहा है, सिस्टम में बाहर से भी फोर्स लग रहा है, अरे है ना? तो उस फोर्स का कुछ इफेक्ट ए पे होगा, कुछ बी पे होगा, कुछ सी पे होगा। बाहर वाले का बात कर रहा है, कोई दिक्कत? चल, अच्छा, हम वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए जानते हैं? सिंगल पार्टिकल। तो उसी से हमको यहां भी आगे अप्रोच करना पड़ेगा, है कि नहीं? कोशिश करते हैं। ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? जो बाहर से लग रहा है वो तो लग ही रहा, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए, उसी तरह एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी, उसी तरह एक्सटर्नल फोर्स ऑन सी। ए पे और 2 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स जो बी लगा रहा है, फोर्स ऑन ए बाय बी, और एक सी भी लगा रहा है ना? ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। अब चार्ज होगा तो वो हो सकता है रिपेल भी कर रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स ऑन ए बाय सी, इसी तरह बी पे लग रहा होगा, फोर्स ऑन बी बाय ए, और इधर फोर्स ऑन बी बाय सी, ऐसे ही सी पे भी लग रहा होगा, ठीक है? हम सारा नहीं बना रहे, गंदा हो जाएगा, ठीक है? यहां तक में कोई दिक्कत? ए के लिए लिखें वर्क एनर्जी थ्योरम, ए के लिए लिखें। अच्छा, ए पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो जरूरी नहीं, ढेर सारा लग सकता, तो उन सारे फोर्सेस का कुछ नेट वर्क डन होगा। अरे होगा, नेट वर्क डन ऑन ए बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल। तो ए पे, अभी सिस्टम भूल जाओ, सिर्फ अगर ए को पार्टिकल देखो तो ए पे बाहर से भी लग रहा है और अंदर वाला फोर्स है, लेकिन ए के लिए तो सब फोर्स ही है ना, ए के लिए तो सब फोर्स है ना। तो नेटवर्क डन में लिखोगे नेटवर्क डन ऑन ए बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, जो सिस्टम के लिए एक्सटर्नल है, प्लस नेटवर्क डन ऑन ए ड्यू टू दीज इंटरनल फोर्सेस। अरे डब्ल्यू टोटल में ए पे लगने वाले सारे फोर्स का वर्क लिखोगे ना, तो एक्सटर्नल आपके लिए है ना, आपका सिस्टम के लिए बाहर है, बट ए के लिए तो फोर्स है, समझ में? बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इनिशियल। यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है, कोई परेशानी? बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां पे कंफ्यूजिंग पार्ट आने वाला है, तो बिल्कुल सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना? क्राइम पेट्रोल। चल, अब देखते नहीं, मीम्स तो देखते हैं। चलो, इसी तरह बी पे लिखें नेटवर्क डन ऑन बी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस नेटवर्क डन ऑन बी ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस
इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इनिशियल। सर ये क्या कर रहा है? अरे जो पार्टिकल के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम सीखे थे वो लिख रहा है। तो सर उसमें कहाँ एक्सटर्नल इंटरनल लिखे थे? अरे तो ए के लिए कौन सा इंटरनल और एक्सटर्नल है? वो तो आपकी दुनिया के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल है। आप जिसको सिस्टम मान लिया उसके लिए कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल, बट ए के लिए तो सब फोर्स है। समझ में? सबको जोड़ दो। सी वाला नहीं लिखना है, बुद्धि लगाना। बुद्धि लगाना है। मतलब सी डी ई एफ जी सब हो अंदर तब भी कोई दिक्कत नहीं एन तक है ना। एन पार्टिकल के लिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत। ये आ जाएगा नेट वर्क डन ऑन ए बाय एक्सटर्नल फोर्स, नेट वर्क डन बाय बी ऑन एक्सटर्नल फोर्स। इस तरह आ जाएगा नेट वर्क डन ऑन सिस्टम बाय एक्सटर्नल फोर्स। सारा जोड़ोगे तो नेट वर्क डन ऑन सिस्टम बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस ये आ जाएगा नेट वर्क डन ऑन सिस्टम बाय इंटरनल फोर्स बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी, सब मिलकर बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अरे हाँ ना बोल। तो ये आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, अरे आएगा माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी बेसिकली ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अरे आएगा, अरे आएगा। तो सिंगल पार्टिकल के लिए आया था नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और सिस्टम के लिए आया नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस नेट वर्क डन ऑन सिस्टम बाय इंटरनल फोर्सेस बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब आपके दिमाग में एक गंदा गंदा ख्याल आता है कि सर ये तो जीरो हो रहा होगा, इंटरनल फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, है कि नहीं सर? अरे है कि नहीं? तो ये तो जीरो आ रहा है ना? क्यों सर? फील आ रहा है ना, ख्याल आ रहा है ना। तो हम क्या बोलते हैं, ना फील चलेगा ना ख्याल, सिर्फ लॉजिक और मैथमेटिक्स। अरे है ना। तो हम इसको दो तरीके से प्रूफ कर देंगे, एक प्योर मैथमेटिकली कि ये जीरो नहीं भी हो सकता, हो भी सकता, एक प्योर मैथमेटिकली, और दूसरा दूसरा सिर्फ लॉजिक से। एक इम्प्योर मेथड से प्रूव कर। कहां से आया बे? घर का तुम्हारा? चले जरा थोड़ा सा इंटरनल फोर्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है? इसी में बात कर लेते हैं, इंटरनल फोर्स की बात करते हैं। दो को साथ लेके देख लेते हैं, है ना। दो में कैंसिल नहीं होता हुआ दिख जाएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ए और बी के बारे में सोचते हैं, और किसका वर्क में इंटरेस्ट है? अब मेरा इंटरनल फोर्स के वर्क, ठीक है। अच्छा, वर्क डन ऑन ए, वर्क डन ऑन ए जो बी कर रहा है, जो बी कर रहा है, अरे बी जो फोर्स लगा रहा है, बी वर्क कर रहा मतलब फोर्स के थ्रू ही वर्क करेगा ना, ऐसा थोड़ा बोलेगा वर्क वर्क, है ना। बी ए पे कैसे वर्क करेगा? फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, है ना। तो आप लिखोगे वर्क ऑन ए एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बाय बी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। अरे हाँ ना बोल, कोई दिक्कत? चल, उसी तरह वर्क ऑन बी, सिर्फ इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हैं, और उसमें भी बस अभी एक पेयर लेके बात कर रहे हैं, है ना। चल, माइनस एफ ए बी डी एस बी। बोलोगे सर ये माइनस क्यों? असल में ये होना चाहिए एफ बी ए डी एस बी, तो हम डायरेक्ट यूज कर लिए थर्ड लॉ पेयर। अरे है कि नहीं? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो ये नेटवर्क आ जाएगा इंटरनल फोर्स का। अरे आ जाएगा इस साइड, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एफ ए बी डॉट डी एस ए माइनस डी एस बी। आपको क्यों लग रहा है कि ये जीरो होगा?
अरे आपको क्यों लग रहा है कि वो जीरो होगा? अरे एक के रिलेटिव दूसरा मूव कर सकता है ना, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, तो एक के रिलेटिव दूसरा मूव नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, करेगा ना। तो एक के रिलेटिव दूसरे का डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल होगा। नहीं समझ में आ रहा तो अभी बताते हैं। दो चार्ज पार्टिकल ले लो सिंपली, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं, इसको हम सिस्टम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? अरे है ना, ये इधर मान लो दोनों अपोजिट नेचर का, तो ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, करेगा। अच्छा, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है सिस्टम पे? नहीं, ये इंटरनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे इंटरनल फोर्स है। अरे है ना, ध्यान से सुनो, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, दोनों पास आ रहे हैं, तो क्या अगर आप इसके रिलेटिव देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? नहीं होगा। तो क्या हमेशा नॉन जीरो होगा? नहीं, जीरो भी हो सकता है। जैसे दो ब्लॉक साथ साथ चल रहे थे, अरे दो ब्लॉक साथ साथ चल रहे थे तो उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या था? जीरो। इसलिए नेटवर्क जीरो भी आ रहा था इंटरनल फोर्स का। वहां पे जो इंटरनल फ्रिक्शन था दोनों के बीच का, उसका नेटवर्क क्या आ रहा था? तो वो जीरो आ सकता है, दैट डजंट मीन कि जीरो ही होगा। अरे समझ में आया? जीरो कब आया? जब उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इन द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इन द केस ऑफ नॉर्मल। अरे आया था ना, कांटेक्ट बनाए रखने के लिए नॉर्मल के डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा, नहीं तो कांटेक्ट छूट जाएगा। अरे है कि नहीं? तो उस केस में क्या आ जाएगा? उनका उन इंटरनल फोर्सेस का वर्क क्या आ गया? जीरो आया था। अरे नॉर्मल, अगर उस ब्लॉक और वेज को सिस्टम लिए थे तो नॉर्मल अंदर का फोर्स था, अरे था ना, और अंदर के फोर्स का वर्क जीरो आ सकता, दैट डजंट मीन कि जीरो ही आएगा। समझ में आया? तो ये जनरल फॉर्म आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या आएगा? नेटवर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस नेटवर्क डन ऑन द सिस्टम बाय इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल। सर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो अलग अलग का काइनेटिक एनर्जी लिख के जोड़ दो, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। कुछ नहीं समझ में? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। थोड़े से समझदार हो तुरंत लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जो इधर का यूनिट वही इधर का यूनिट। नहीं समझ में? अब जूल को न्यूटन के से इक्वेट थोड़े कर लोगे, है ना? डायमेंशनली करेक्ट होगा तभी तो इक्वेट कर रहा है। कुछ नहीं समझ में? अरे आया, ये देख हाथ पे लिख रहा है, कॉपी खत्म हो गया, रामानुजम है। यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा, अब लॉजिकली हम आपको बहुत सारा एग्जांपल देते हैं जहां पे इंटरनल फोर्स के कारण सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जहां पे इंटरनल फोर्स के कारण सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब इंटरनल फोर्स वर्क कर रहा। पहला एग्जांपल तो यही था, पहला एग्जांपल तो यही था। इस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं है, लेकिन दोनों चार्ज को जब रख के ऐसे छोड़ोगे तो इसका भी स्पीड बढ़ेगा और इसका भी स्पीड बढ़ेगा, तो दोनों की एनर्जी बढ़ेगी। ये मत सोचना कि अच्छा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एनर्जी कैंसिल होगा। अबे एनर्जी स्केलर है और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता। अरे हाफ mv², तो इसका भी बढ़ रहा है और इसका भी बढ़ रहा है, तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। जबकि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है इस सिस्टम पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी पक्का कौन बढ़ाया होगा? इंटरनल फोर्स। मतलब पक्का इंटरनल फोर्स वर्क कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप समझदार होते तो आपको वहां भी पूछना चाहिए था। आप बताते ना, तब बोलोगे हाँ सर तब तो सोचे थे। हम बोले थे कि एक आदमी है सड़क पे खड़ा है ना, ये दौड़ना शुरू किया। पहले इसका रफ्तार मान लो 0 था, कुछ देर के बाद इसका रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना हो गया? मतलब रफ्तार बढ़ा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अरे रफ्तार बढ़ा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन हम पूछेंगे। अगर इस आदमी पे आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ऊपर नॉर्मल एन, नीचे mg और स्टैटिक फ्रिक्शन इधर। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, अरे है ना, तो नॉर्मल का वर्क डन तो 0 होगा। नॉर्मल इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है।
mg इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसका भी वर्क डन जीरो, यानी वर्क, अच्छा इस आदमी पे अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब दिखा देते हैं इंटरनल फोर्स का वर्क नॉन जीरो है। कैसे नॉन जीरो? अच्छा अगर आप चुप, अगर आप ध्यान से सुनो बताएंगे, पहले पूरा खत्म तो हो जाने दो, बीच में मत। क्या बोल रहे थे? क्या इंटरनल? हाँ, फ्रिक्शन का भी वर्क डन जीरो था, प्रूफ कर चुके हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है, अरे होता है ना, मतलब नॉर्मल का वर्क डन जीरो, फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, एमजी का वर्क डन जीरो, और तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। लेकिन इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, अरे बढ़ रही है, तो कौन वर्क किया होगा? इंटरनल फोर्स। अब बोलोगे सर इंटरनल फोर्स आपका मसल्स का फोर्स, जो मस्कुलर फोर्स बोलते हो। अरे समझ में आया? ये आपका मसल्स का फोर्स है जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट किया, इसीलिए तो दौड़ने पे आप थकते हो, धरती नहीं थकती है। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन वर्क करके धरती, कौन थकता? आप थकते हो, क्योंकि वर्क आपका इंटरनल फोर्स किया है, मस्कुलर फोर्स जिसको बोलते हो, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, है ना? तो कहा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल, वहां पे उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में, है ना? फिर आपके मसल्स में एनर्जी आता है, फिर आप दौड़ते हो, फिर आप थकते हो। समझ में आया? फिर खा लेते हैं। चल समझ में आया? तो इसको काइनेटिक एनर्जी दिया कौन? नॉर्मल, एमजी, फ्रिक्शन नहीं, इंटरनल मस्कुलर फोर्स। अरे इसीलिए तो हमको तो सवाल में पूछना चाहिए था, लेकिन बता देते हैं क्योंकि आप लोग उतने इंटेलिजेंट हो नहीं। क्या सवाल पूछना चाहिए था? किसी भी आदमी का जो जमीन पे दौड़ता है, कोई भी आदमी, उसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है? कितना भी हो सकता है, जितना पावर लगाएगा, गधा, जितना पावर लगेगा। अबे म्यू जी हो सकता है, उसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन म्यू जी हो सकता है। कैसे? तो ध्यान से देखो, इसको दौड़ने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन जिम्मेदार है, अरे है ना? और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होता है, अरे होता है, और यहाँ पे एन एम जी के बराबर होगा, तो डिवाइड करोगे, अरे एक्सेलरेशन बराबर समझ गए, एफ बाय mg by m, एम, तो म्यू एम जी बाय एम, तो कितना आएगा? म्यू एम जी, अरे क्या आएगा? म्यू जी। मतलब आप भी उतना एक्सेलरेशन जनरेट कर सकते हो जितना उसेन बोल्ट। उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा क्यों करे भाई? नहीं कर सकते क्या? अबे एक जूता पहना दिए, दोनों का म्यू सेम, जी का वैल्यू दोनों के लिए सेम या अलग अलग, है ना? तो दोनों का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो क्या? क्या? म्यू जी। मतलब उसेन बोल्ट से आप रेस जीत जाओगे? हट, नॉर्मल लगाएंगे, उसका मसल्स उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, और आपका मसल्स उतना मजबूत है नहीं कि आप उसेन बोल्ट को टक्कर दे दो। कैसे हो सकता? अपने मसल्स को मजबूत करो उसेन बोल्ट के टक्कर के। हाँ तो हो सकता है। हम अभी की बात कर रहे हैं भाई। हाँ तो क्यों? जबकि एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम है। अब आप में से कुछ गधा बोलता है सर उसका म्यू ज्यादा रहता होगा, अरे ठीक है, वही जूता पहनाएंगे तुमको भी। चल समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में आया? अरे क्या होता है ना कि देखो, ये एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम है, ये दोनों को नहीं मिलेगा। आप जमीन को कम जोर से पुश कर पाओगे क्योंकि आपका मसल्स उतना मजबूत नहीं है, आप जमीन को कम जोर से पुश कर पाओगे। अरे ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना, और हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है क्या? नहीं, उतना ही लगता है जितने की जरूरत, अरे है ना? तो उसेन बोल्ट ज्यादा जोर से पुश करता है क्योंकि उसका मसल्स मजबूत है, तो उस पर आगे फोर्स भी ज्यादा मिलता है। समझ में? म्यूजी शायद ही कोई अचीव कर पाएगा, म्यूजी तो मैक्सिमम है। समझ में आया? अरे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है ताकि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो, तो आपके पैर के रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए धरती को कम जोर लगाना पड़ता है, और उसेन बोल्ट के पैर के रिलेटिव स्लिपिंग को लगाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। समझ में आया? अरे समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसेन बोल्ट का मसल्स मजबूत है, वो ज्यादा वर्क कर सकता है, तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है। सेम चीज कार के लिए, नैनो और फरारी में कौन जीतेगा? फरारी जीतेगा, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या हो सकता है? म्यू जी।
अरे है ना, भाई इंजन तो इंटरनल फोर्स है, तो वर्क करता नहीं होगा, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। दाम इंजन का होता, पहिया का नहीं, ठीक है, उसका पहिया भी कॉस्टली आता है। दैट डजंट मीन कि फरारी का पहिया लगा देंगे नैनो में तो फरारी से जीत जाएगा, समझ में आया? उसका इंजन ज्यादा वर्क कर सकता है, ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। इंजन में बीएचपी लिखा होता, पावर, है ना, कभी अगर कार में इंटरेस्टेड हो तो, है ना, तो उसका पहिया ज्यादा जोर से घूम सकता है, और उसका पहिया ज्यादा जोर से घूम सकता है तो उस पर ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा ताकि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो। तो वो पहिया ज्यादा जोर से घुमाने के लिए जो काम चाहिए वो कहाँ? इंटरनल फोर्स। कौन? इंजन। तो काम कौन कर रहा है? इंजन। वहां पे भी नॉर्मल का वर्क डन जीरो, फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, क्योंकि वहां भी कार के पहिया में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होता, हम बता चुके हैं। तो काम कौन किया? इंटरनल फोर्स, इसलिए पैसा इंजन का। समझ में आया? तो ये सोचना कि इंटरनल फोर्स वर्क नहीं करता है बहुत गधे वाली बात है। मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिए, लॉजिकली भी प्रूफ कर दिए। दो एग्जांपल जो आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो कभी ये मत सोचना कि नैनो में लगा दिए फरारी का चक्का तो नैनो जीत गया। बहुत बकवास करता है, इसलिए तो मोदी जी रोड ठीक करवा रहे हैं। यहाँ रेस होगा ना नैनो और फरारी का, गधा। तू भी उसी कैटेगरी का? हाँ, बस नैनो के लिए फरारी की जरूरत का, मेरा गाड़ी उसके लिए काफी है। हाँ, मतलब अब क्या करोगे आप लोग, गरीब हो तो, है ना। बात फरारी का करेंगे तो आप कहोगे सर ठेला से जीतेंगे सर। बात फरारी का करते हैं तो कोई कहता सर मेरे साइकिल से जीत के दिखाए। तो सोचे साइकिल वाला तो कहां से। अरे समझ में आया? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रख दिए हम, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या था? वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम। समझ में आया? अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना, ध्यान से सुनो। एक होमवर्क लिख लो जहां से कल कहानी शुरू होगी, ठीक है। आज हमको ध्यान को नहीं दिलाया, हमको आज डिस्कशन करना था सर्कुलर मोशन का। नहीं, 3-4 क्वेश्चन क्लास में करना था हमको, कल ही करेंगे आप, ठीक। 27, 28, 29 वो कल करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, होमवर्क करो ना पहले, चल। अरे इधर तो क्या बोल रहे थे? सब चीज होमवर्क है। आपको मजाक लग रहा है ना? होमवर्क के बिना कुछ नहीं होगा। लाख थ्योरी पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा, हम लिख के दे सकते हैं, ठीक है। होमवर्क ही सब कुछ है। होमवर्क बहुत कुछ नहीं है, होमवर्क ही सब कुछ है। होमवर्क करने लगो ना, आपको अंतर दिखने लगेगा। चलो इधर, ये सवाल, ये वाला सवाल जो आज कर रहे थे, है ना, ये वाला सवाल तो अपने पास बहुत कम है। थीटा एम, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ में क्या सवाल किए थे? इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है ना। अब मेरा सवाल है ये इधर खिसकेगा तो ये नीचे जाएगा, तो जब ये नीचे h हाइट नीचे जा चुका होगा, कितना? h हाइट, मतलब इसका लेवल h से नीचे हो गया। ये नहीं हम बोल रहे कि यहीं नीचे चला जाएगा, इसमें छेद नहीं कर रहा, ये पीछे भी जा रहा है, ये ऐसे स्लाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक का रफ्तार क्या हो जाएगा? दोनों ब्लॉक का रफ्तार क्या हो जाएगा? अब बोलोगे रफ्तार क्यों होगा? अबे ये भी एक्सीलरेट कर रहा है, ये भी एक्सीलरेट कर रहा, तो दोनों का स्पीड भी बढ़ रहा होगा ना। तो दोनों का स्पीड बताना कब? जब ये h नीचे आ चुका है। अब इसको करने का दो तरीका है अगेन, एक तो वर्क एनर्जी मेथड, वो आप ट्राई करोगे, दूसरा न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब अगेन टाइम का फैक्टर नहीं पूछा तो किस मेथड से जाना बेस्ट होगा? वर्क एनर्जी मेथड से, ना कि न्यूटन्स लॉ से। अब देखो न्यूटन्स लॉ से कैसे सॉल्व होगा उसका हिंट दे देते हैं। इसका एक्सेलरेशन पता है? इसका एक्सेलरेशन पता चल गया? इसका एक्सेलरेशन पता चल गया, तो जब ये h आएगा तो ये कितना जाएगा वो निकाल लेना। ध्यान से सुनो, ये कितना मूव करेगा वो कंस्ट्रेंट से निकल जाएगा आपका। अच्छा, जब ये h नीचे आएगा तो ये कितना मूव किया, तो इसको इतना मूव करने में कितना टाइम लगेगा वो कैसे निकलेगा? हाफ a² बराबर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं ना न्यूटन्स लॉ में, हम उसके आगे की कहानी बता रहे हैं। तो उससे क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। टाइम निकल जाएगा उसके बाद, अच्छा टाइम निकल गया तो इसका रफ्तार भी आपको पता है,
कैसे पता है? एक्सेलेरेशन से। अरे एक्सेलेरेशन पता है तो v बराबर u प्लस एटी लगाना आता है। उसी तरह इसका भी v बराबर u प्लस एटी करके लिखोगे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है? समझ में आया? तो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो उससे भी करके देखना कितना मेहनत लगता, करना है ना? न्यूटन्स लॉ से भी करना है और फिर इसी चीज को वर्क एनर्जी से भी करना है, वर्क काइनेटिक एनर्जी से भी करना। समझ में आया? बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें न्यूटन्स लॉ से पसीना छूट जाएगा और वर्क एनर्जी से, ठीक है? तो दोनों से ट्राई करोगे इसको।